आवाज तो क्लियर आ रही है ना मेरी? यस। चलो ठीक है। तो डीपीपी नंबर A11, इसमें फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड का है सी, थर्ड का है डी, फोर्थ का है बी, फिफ्थ का है डी, सिक्स्थ का है सी, सेवेंथ का बी, एट्थ का बी, नाइन्थ का डी एंड टेंथ का सी। तो किसके सारे के सारे सही है? 10 के 10। ठीक है, 9, 8, 8, 3, 4, 3 लोगों के सही है, 4, 5, ठीक है, 7, ठीक है। तो चलो डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं अब। इसमें फर्स्ट सेकंड सर सेकंड। चलो ठीक है, सेकंड देख लो। सेकंड में क्या बोला गया है? क्वाड्रेटिक दिस हैज रूट्स दिस। तो सेकंड तो आसान है। एक मिनट, A10 देख रहा हूँ। हाँ हाँ, सेकंड में ये है x माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा बीटा। ठीक है, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये बताना है हमें कि क्या होंगे। तो इसको हम एक एफ ऑफ एक्स बना लेते हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी। तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं बताओ? इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। और जिसके हमें रूट्स बताने हैं उसको एक बार तुम ध्यान से देखो। यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है उसमें सी प्लस में है, एंड जिसके रूट्स हमें बताने हैं उससे अगर हम एक्सप्रेशन बनाते हैं, मान लो वो जी ऑफ एक्स है, वो जी ऑफ एक्स है, तो एक्स माइनस सी माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस सी माइनस बीटा माइनस सी, ये वो एक्सप्रेशन बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम सी को उधर लेके चले जाएंगे तो कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, है कि नहीं? सी को जब उधर लेके चले जाएंगे, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट में हमने क्या किया, सी को उधर लेके चले गए, तो देख लो वो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल माइनस सी इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ये आ जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यस इसी सर। में ये वाला लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्स माइनस सी माइनस अल्फा एक्स माइनस सी माइनस बीटा माइनस सी, ये हम यहीं पे लाने वाले हैं ताकि हम फिर रूट्स बता सकते हैं एबीसी के टर्म्स में। ठीक है, ये तो चलो हमें जो सी माइनस में चाहिए था हम वो लेके आ गए। दूसरे भी तरीके हैं कि इनको मल्टीप्लाई करके सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कंपेयर करके बता सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी है वो। तो ऐसे जाएंगे तो देख लो सी माइनस में चाहिए था लेके आ गए, लेकिन अब यहाँ पे जिसके हमें रूट्स बताने वहां पे एक्स माइनस सी माइनस अल्फा है एंड एक्स माइनस सी माइनस बीटा है। तो ये बताओ इसमें हमें एक्स की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा ताकि ये चीज आ जाए? बोलो।
x माइनस सी दिख रहा है ना, x माइनस सी पुट करेंगे तो जो हमें चाहिए, जिसका आंसर हमें चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें बाद में हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू x माइनस सी। एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? x माइनस सी से। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां x माइनस सी माइनस सी, तो ये आ गया। तो इधर भी देखो x माइनस सी माइनस ए एन एक्स माइनस सी माइनस बी। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि रूट्स क्या है, a प्लस सी एन बी प्लस सी। क्लियर? यस सर। तो कांस्टेंट टर्म बहुत हेल्प करती है। कांस्टेंट टर्म को सेम कर दिया, देन उसके बाद क्या सब्स्टिट्यूट करना है क्या नहीं, उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा हर बार। लेकिन इस तरीके से बने ये भी जरूरी नहीं है। हाँ बोलो आयुष। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा सकते हो सर आप? हाँ सर वो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्यों मल्टीप्लाई किया सर वहाँ अरे RHS में? इसके रूट्स अल्फा बीटा है ना, तो हम अभी एक्सप्रेशन बना रहे हैं। तो रूट्स अगर अल्फा बीटा होते तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन के फैक्टर्स x माइनस एक्स अल्फा एक्स माइनस। माइनस बीटा। तो उस वजह से हो, ठीक है। ओके एंड यस उसके सर, थैंक बाद यू। जिसके हमें रूट्स बताने थे उसमें माइनस सी आता है, तो हमने क्या किया, उसको उधर लेके चले गए, माइनस सी तो बना लिया। अब हमें x माइनस सी माइनस अल्फा एंड x माइनस सी माइनस बीटा चाहिए, तो इसमें हमें x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, x माइनस सी, तो रूट्स मिल जाएंगे। यस सर। फिर थर्ड फोर्थ। सर सर हाँ हाँ। थर्ड में मेरा 3 आ रहा है सर वो आंसर। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। डी परफेक्ट स्क्वायर करना होगा ना इसके लिए। यस सर वो किया। तो डी कितना आ रहा है, ये 36 माइनस 4k और इज इक्वल टू एक लैम्डा स्क्वायर आना चाहिए। यस सर। ठीक है, ये आना चाहिए था। तो यहाँ पे 4k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 माइनस लैम्डा स्क्वायर। लेकिन इस तरीके से जाएंगे तो अलग हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या पुट करें। तो इसमें वैल्यूज पुट करते करते भी तुम जा सकते हो, ज्यादा ये मत सोचो यहाँ पे, क्योंकि कुछ लिमिटेड वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेगी k की। क्योंकि इस तरीके से जाएंगे, दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, फिर इसको एक दे दो उसको एक दे दो, यहाँ पे के पता नहीं कैसा है, कंपोजिट है या प्राइम है, तो उस वजह से क्या करो, डायरेक्टली वैल्यूज ही पुट करो। पहले तो के की वैल्यू, नॉन निगेटिव इंटीग्रल बोला गया ना, तो के की वैल्यू 0 ले सकते हैं क्या? यस सर। फिर उसके बाद के की वैल्यू 1 ले सकते हैं क्या? यस सर। अरे यस सर क्या हर बार? नो सर, ले तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए ना। 36 माइनस 4 आएगा तो 32 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नो सर। नहीं। फिर उसके बाद के की वैल्यू 3 2 4 नहीं सर। 5 ले यस सकते हैं, सर। यस ये सर। 16 बन जाएगा। 6 7 8 के की वैल्यू 8 ले सकते हैं, के की वैल्यू 9 ले सकते हैं। तो ये 4 वैल्यूज हम ले सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ गए वो निगेटिव आना शुरू हो जाएगा, यस सर। मैंने रैशनल सर इसमें वगैरह कैसे रहेगा नहीं, सॉल्व किया? इमेजिनरी बन जाएंगे रूट्स। सर मैंने ऐसे ही सॉल्व किया लेकिन वो 9 नहीं आया था मेरा। 9 भी आएगा, क्योंकि 9 के लिए 0 बन जाएगा ना, वो भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। यस सर। ओके। फिर यस उसके सर, थैंक बाद यू सर। फोर्थ में, ये फोर्थ वाला तो हमने क्लास में किया हुआ इसी तरीके का। d1, ये p ऑफ x का d1 कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एंड d2 दूसरे वाले का क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 4ac। तो यहाँ पे बताओ तुम, d1 प्लस d2 कितना आ रहा है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इससे हमने एक स्टेटमेंट लिखा था कि एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, या एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। लिखा था कि नहीं लिखा था? 3 वाला भी हमने किया था क्वेश्चन। तो इस तरीके से जाना है, d1 प्लस d2 पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों में से किसी एक को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, कम से कम किसी एक को। तो 2 रूट्स तो रियल रहेंगे ही, बाकी 2 के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, वो हो भी सकते रियल, नहीं भी हो सकते।
उसके लिए वो ABCD की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। फिर उसके बाद फिफ्थ में क्या बोला गया, x1 x2 x3 आर 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स। तो ये भी तो आसान ही है अनुष्का। इसमें क्या हो गया, क्वाड्रेट 2 डिग्री का इक्वेशन और 3 रूट्स बोला गया, तो क्या ये 2 डिग्री का इक्वेशन और वहां पे उसके 3 रूट्स दिया गया है, 3 रूट्स है, तो ये क्या होता है। आइडेंटिटी। तो बस आइडेंटिटी में क्या करते हैं हम, बोलो क्या करेंगे आइडेंटिटी में। ये अगर आइडेंटिटी है तो कोएफिशिएंट्स को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे ना, यस सर। बस सर यहाँ से हो एक ही जाएगी। वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सर फिर उसके बाद 6। सर हाँ, सर लेकिन जो फिफ्थ में वो कॉमन नहीं आता सर कोई। ये तुम फैक्टराइज करते हो क्या अच्छे से, क्यों नहीं आएगा, 1 तो दिख रहा है क्लियरली कॉमन आता हुआ। अच्छा 1 नहीं आता है, नहीं सर, ऑप्शन में नहीं है सर वो। तो फिर नन ऑफ दिस दिख रहा है ना वहां पे, वन ऑफ दिस, यस सर यस। तो दिख रही है ये चीज है, नन ऑफ नहीं दिख रहा वहां पे ABC में, तो नन ऑफ दिस ही होगा ना। इतना क्या उसमें ये हो जाते हो तुम, डर लगता है क्या नन ऑफ दिस टिक करने में, ऐसे नहीं क्वेश्चन सर। में जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये 1 आ रहा है और वहां पे दिख नहीं रहा है। 6 7 8 9 8। ठीक है 8 देख लो तनिषा, 8 में क्या है कि ABC रियल सच दैट A plus B plus C 3 है एंड 1 upon A plus B 1 upon B plus C and 1 upon C plus A is equal to 10/3 है। तो यहाँ पे ठीक है, A plus B plus C ये है, तो इसकी वैल्यू किसकी बतानी है, अच्छा वैल्यू हमें बतानी है ये A plus B plus C 3, 1/A+B आसान है बहुत, बस थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करनी है। C plus A is equal to 10/3। तो अब एक काम करते हैं, हमारे पास ये 3 मतलब A plus B plus C है, इस 3 को जब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 अपॉन A plus B, 3 अपॉन B plus C, 3 अपॉन C plus A। तो इस 3 की जगह पे हम A plus B plus C पुट कर सकते हैं, बोलो अपॉन यस में A सर। plus B, यहाँ पे A plus B plus C अपॉन में B plus C, यहाँ पे A plus B plus C अपॉन में C plus A। तो आ गया ये। अब ये देखो A plus B को जब डिवाइड करेंगे, सेपरेट करो इसको A plus B एक एन एक C, तो सेपरेट सेपरेट जब डिवाइड करेंगे तो A plus B अपॉन A plus B 1 एंड देन C अपॉन A plus B। ऐसे ही B plus C को डिवाइड करेंगे एंड A को अलग से, तो A अपॉन B plus C प्लस 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा B अपॉन C प्लस A प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से उसका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, यस सर। 9 10, कोई डाउट इसमें, 10th में 11th नंबर DPP में। ठीक है 12th नंबर की DPP, इसमें फर्स्ट का है C, सेकंड का है D, थर्ड का है C, फोर्थ का है ABC, फिफ्थ का है B, सिक्स का है 6 सब्जेक्टिव, 7 सब्जेक्टिव, 8 का है AC,
ठीक है, 9th सब्जेक्टिव 10th सब्जेक्टिव। चलो ठीक है, तो इसमें फर्स्ट सर सेकेंड वो आंसर क्या है? क्या 6 का क्या है सर आंसर? 6 सब्जेक्टिव है ना, यस सर। 0 है। ये ऐसा ही यस सेम सर। क्वेश्चन हमने किया है ना डिस्कस मॉड्यूल में। यस सर। ये किसने पूछा था? ये यश ने, किसी ने तो पूछा था ये डाउट। तुमने पूछा था ना यश, सेक्शन बी में। यस सर। तो क्या किया था यस हमने सर। इसमें, बताओ कैसे सॉल्व किया था इसको? कौन बताएगा? 6th वाला। सर ट्रांसफॉर्मेशन किया था जो ट्रांसफॉर्मेशन उसमें। से किया था। एक इक्वेशन बनाया था जिसके रूट्स अल्फा -1 अपॉन अल्फा +1 बीटा -1 अपॉन, एंड फिर उसमें सम ऑफ रूट्स निकाल लिया था सीधा। यस सर। फिर फर्स्ट सेकेंड सेकंड if the ratio of work done by n men is n+2 days to the work done by n+3 men in n days is, तो आसानी तो है ये। तो n लोगों ने एक काम n+2 डेज में किया है, उसका रेशियो किसके साथ? n मैन ने वही n+3 मैन ने वही काम n डेज में किया है, वो रेशियो वहां पे गिवन है। तो ये देख लो n+2 डेज में n मैन काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना होगा? n इंटू n+2, एंड नीचे में कितना आ जाएगा? n+3 इंटू n, है कि नहीं? फिर उसके बाद यहाँ पे ये रेशियो किसके इक्वल गिवन है? n² + 2n + 9 एन अपॉन n² + 3n + 10। तो सॉल्व कर लो इसको, या तो कंपोनेंडो डिविडेंडो से कर सकते हो, या तो डायरेक्टली जा सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है। यस सर कर लो। यहाँ पे एन तो कैंसल आउट ही हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर ही आ जाएगा। थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ देख लो। फोर्थ में एक क्वेश्चन आया होगा, देखो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन, x इंटू x-1 इंटू x-3, ऐसा x इंटू, हाँ ऐसा ही था। तो वहां पे हमने x एंड x-x+3 को एक साथ लिया था, x+1 एंड x+2 को। तो ऐसा करने से क्या हो रहा था? x² + 3x बन रहा था। यहाँ पे भी उसी तरीके का, लेकिन थोड़ा अलग है, करना वही है। तो तुम यहाँ पे एक काम करो, किसको एक साथ ले लो? x+2 को एंड x+12 को एक साथ ले लो, एंड देन x+3 एंड x+8 को एक साथ ले लो, इज इक्वल टू 4x²। तो यहाँ पे क्या करो, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 14x + 24 ये आ जाएगा, एंड यहाँ पे x² + 11x + 24 इज इक्वल टू 4x²। अब क्या करो, x² से डिवाइड करो, एक x इसके साथ है, एक x इसके साथ दे देना, तो उससे क्या हो जाएगा? ये x² + 14x + 24 अपॉन x, यहाँ पे x² + 11x + 24 अपॉन x इज इक्वल टू 4। तो देखो डिवाइड जब करेंगे तो x + 24/x + 14 ये आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम वही। अब उसके बाद x + 24/x की जगह पे t पुट कर दो, एंड देन सॉल्व कर लो। ठीक है। यस सर। डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करके जा सकते हो, क्योंकि 4th डिग्री के इक्वेशन उनको फैक्टराइज करना हमने देख लिया है। अगर मान लो कोएफिशिएंट का सम 0 नहीं आ रहा है, और डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम देखते हैं वहां पे कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म को तुम देख लो, उसके फैक्टर्स को पुट कर करके देखना वहां पे, तो किसी ना किसी के लिए 0 आ जाएगा, देन सिंथेटिक डिवीजन से बाकी के रूट्स। वैसे भी जा सकते हो, या इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हो, ये थोड़ा आसान है,
बस, लेकिन ये वहां पे दिखना चाहिए कि ऐसा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, Sir, 7th. find the integral values of x for which this is perfect square of an integer। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 1 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर बोला गया है। तो अब हम एक काम करते हैं, इधर भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, या तो क्या करें, लैम्डा स्क्वायर, चलो इधर भी एक परफेक्ट स्क्वायर बना लो तुम x में। वो फिर क्या करेंगे, लैम्डा स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से दो फैक्टर बनेंगे, एंड देन उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले बताओ, ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 9/2। 9/2 नहीं रे, 81/4 करना पड़ेगा, यस सर। इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। अब ये देखो क्या बन जाएगा, x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, एंड उसको उधर लेके जब जाएंगे तो यह आ जाएगा 77/4। तो ये देखो, अब a प्लस बी एंड a माइनस बी ये बन जाएगा यहाँ से, तो x प्लस 9/2 माइनस लैम्डा एंड x प्लस 9/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 77/4, ये आ जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्टली तो x एंड लैम्डा तो इंटीजर है, लेकिन ये पूरा फैक्टर इंटीजर आएगा ये हम नहीं बता सकते, वैसे आएगा भी नहीं है इंटीजर, ठीक है। और ये भी पूरा फैक्टर इंटीजर आएगा नहीं आएगा, है ना। लेकिन हमने वो कब देखा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, वहां पे फिर दो इंटीजर का प्रोडक्ट आता था, तब हम कंपेयर करते थे। यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन उसको बनाया जा सकता है। क्या करो, यहाँ पे बस एलसीएम ले लो, तो यह आ जाएगा 2x प्लस 9 माइनस 2 लैम्डा। अब क्या इंटीजर है क्या ये न्यूमरेटर में जो आ रहा है? यस सर। प्लस 2 लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू 77/4, तो ये कैंसल आउट। तो देख लो बन गया दो इंटीजर का प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड में दो इंटीजर का प्रोडक्ट बन गया। अब राइट हैंड साइड को भी दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो केसेस क्या है, एक तो 1 इंटू 77, मतलब उसके बाद में तीन केसेस आ जाएंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 11, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है अब ये? Yes, sir. चलो ठीक Yes, है। sir. अच्छा था ये भी क्वेश्चन है। 8, 9, 10, चलो ठीक है। तो ये लास्ट क्लास है ना इस वीक की अपनी? Sir, कल एक है sir. कल एक है? नहीं है शायद, एक बार देख लो। नहीं sir, नहीं है sir. तो वही है, और नेक्स्ट वीक में तो तुम्हारे बैच को छुट्टियां रहेगी, तो एक काम तुम ये कर सकते हो, यहाँ पे डीपीपी नंबर कहाँ तक कर सकते हो सॉल्व, वो पूरा कंप्लीट करके रखना। डीपीपी 17 तक जा सकते हो तुम लोग, अच्छे क्वेश्चन है उसमें कुछ। सही है, डीपीपी 17 ये होमवर्क है नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। A12 टू A17 ये डीपीपीज तुम सॉल्व कर सकते हो, उसमें सीक्वेंस सीरीज के भी क्वेश्चन है कुछ डीपीपीज में, तो वो एपी जीपी तक के उतना तो पार्ट आज अपना कवर हो जाएगा।
तो A12 to A17, ठीक है। सर हाँ सर वो DPP 12 के 9 क्वेश्चन में डाउट पूछना था मुझे सर। उसमें जब हम वो 9 की इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे सर, तब वो log बेस 1/4 है सर। वो बेस 1/4 सर फिर वो 2 -2 लिख सकते हैं, तो फिर उसकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी ना सर, अगर हम वो 1/2 ऊपर दे देंगे तो? अरे बाहर में लेकिन -1/2 आएगा ना, तो उस -1/2 से मल्टीप्लाई करने पे तो हो जाएगी ना। यस सर। चाहे तुम बेस को उधर ले जाके डायरेक्टली इनइक्वालिटी चेंज करो, या फिर बेस को 1 से बड़ा करो, लेकिन जब बेस को 1 से बड़ा करने जाएंगे तो बाहर में माइनस आ जाएगा, तो उस माइनस की वजह से इनइक्वालिटी चेंज होगी, ठीक है। यस सर। तो इनइक्वालिटी तो चेंज होगी वहां पे। यस सर। चलो, तो ये होमवर्क है तुम्हारा नेक्स्ट वीक का, A12 to A17, ठीक है। तो कोई डाउट किसी का रह गया डीपीपी में? मॉड्यूल से कुछ दिया था क्या होमवर्क? यस सर, सेक्शन ए दिया था, एक्सरसाइज सेक्शन ए, पार्ट 1 पार्ट। ठीक है। तो सेक्शन ए डिस्कस कर लेते हैं। मॉड्यूल सभी लोगों के पास है सीक्वेंस सीरीज की? है ना, चलो उसको नेक्स्ट इसमें देख लेंगे, ठीक है। हाँ, वो जे बैच के लिए सीक्वेंस सीरीज का तो अब जे बैच के लिए भी होगा ना ओजस। ये तो इसमें क्वाड्रेटिक आ रहा है, इसकी वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये तुम सॉल्व करो, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस सीरीज के मॉड्यूल तो सॉल्व करो। तो ठीक है, चलो अब आइंदा से ध्यान रखना, आज नहीं कर रहा हूँ मैं डिस्कशन। सीक्वेंस सीरीज का जो भी होमवर्क मिलेगा वो तुम्हें करना है, ठीक है। सर सीक्वेंस सीरीज की मॉड्यूल नहीं मिली? तुम रेजो सर से भी डाउनलोड कर सकते हो, मेरे ख्याल से स्वप्निल सर ने बताया होगा ग्रुप में कैसे किया जाता है। बताया है क्या? ओके सर। अभी तक शायद वो रेजो सर से पता नहीं था किसी को कि डाउनलोड कैसे करते हैं, लेकिन अब तुम रेजो सर से डाउनलोड भी कर सकते हो। बताया है क्या स्वप्निल सर ने कैसे किया जाता है? नो सर। ठीक है, मेरे को किसी ने वीडियो भेजा है डाउनलोड कैसे करते हैं उसका, तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा तुम्हारे इस पे, ठीक है। यस सर। वैसे तुम जाके सेंटर पे कलेक्ट भी कर सकते हो, हार्ड कॉपीज रखोगे तो क्या ये स्क्रीन टाइम कम होगा, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, वरना ये बार बार स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे तो स्ट्रेस ज्यादा आएगा, तो उसको हमें कम करना है। तो कलेक्ट कर लो जितना जल्दी हो सके हार्ड कॉपीज, ठीक है। जिन्होंने भी नहीं कलेक्ट की, कितने लोगों के पास नहीं सीक्वेंस सीरीज? मल्लार, हिमांशु। सर वो फर्स्ट सेट में नहीं मिल रहा ना? नहीं, फर्स्ट सेट में नहीं है, फिर को सेकंड सेट में है क्या बाकी जिनके पास है? यस सर। हाँ, तो सेकंड यस सेट सर। मिल रहा है ना सेंटर पे? यस हाँ सर। सर। हाँ, तो सेकंड सेट में है तो जाके कलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी लोग वहां पे है नासिक में, तो वो तो जाके कलेक्ट कर ही लो जितना जल्दी हो सके। एंड जो बाहर रहते हैं उनके लिए मैं रेजो सर से कैसे डाउनलोड किया जाता है उसकी लिंक भेज दूंगा, ठीक है। वरना जो हम डीपीपी वो भेजते हैं ना मॉड्यूल, उसमें क्या होता है आंसर वहीं पे टिक किया हुआ रहता है उसके ऊपर स्टार, तो वो अगर सामने दिखता है तो फिर हमारा दिमाग उसी डायरेक्शन में जाता है, ये आंसर लाना है तो क्या क्या सोच सकेंगे हम, वो इतना ज्यादा फायदा नहीं करता है। चलो ठीक है, फिर हम सीक्वेंस सीरीज के ऊपर आ जाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला देख लिया था, है ना। यस सर। किसी को कोई डाउट उसमें? इनफाइनाइट जीपी का सम कब डिफाइन होगा ये बताओ, अब उसके लिए आर के ऊपर क्या कंडीशन होनी चाहिए? सर Greater than बिटवीन minus 0 and 1. 1।
बिटवीन -1 एंड 1 रे, बिटवीन -1 एंड 1 कहो, क्योंकि -1 एंड 0 के बीच में भी कोई नंबर आने दो, उसकी पावर हम बढ़ाते जाएंगे और इन्फिनिटी लेके जाएंगे तो वैल्यू 0 टेंड करेगी। तो r के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए -1 to 1 एक्सेप्ट 0, r नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड फिर जो सम आएगा वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट जीपी का सम फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये उसका सम रहेगा। एंड फर्स्ट एन टर्म्स का जब हम सम निकालेंगे तो वो रहता है फर्स्ट टर्म इनटू r की पावर एन, कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स का निकाल रहे तो नंबर ऑफ टर्म्स एन रहेंगे, -1 अपॉन r -1, ये एन टर्म्स का सम है। और इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है तो उसके लिए r के ऊपर ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन को यूज करते हुए भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। हमें क्या गिवन रहता है, एस इंफिनिटी गिवन रहता है, ए गिवन रहता है, बोला जाता है या तो ऐसे कुछ गिवन रहता है, इंटरवल के फॉर्म में आंसर आता है। ठीक, तो आर निकालना होता है, तो ध्यान रखना वहां पे इनफाइनाइट सर जीपी का सम। हाँ सर वो कल आपने ना 1 + r⁴ अपॉन 1 - r दिया था। प्लस थोड़ी लिखा था, माइनस ही लिखा होगा, ये लिखा होगा। माइनस ये क्या है अभिषेक एज, पहला वाला नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, वो आर एल क्या है, लास्ट टर्म। सर वो लास्ट टर्म है। अच्छा हाँ, लिख सकते हैं आर इंटू लास्ट टर्म, लिख सकते हैं बिल्कुल, ये लिखा होगा ना मैंने पहले। यस सर, वही लिखा था। हाँ, यस सर। तो उसमें से क्या, माइनस ऊपर से कॉमन, नीचे से माइनस कॉमन, तो वहां से ये लिख रहा हूं मैं। ठीक है, प्लस अगर लिखा होगा किसी ने तो उसको चेंज कर लेना, मेरे ख्याल से मैंने तो माइनस ही बताया था। चलो फिर इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके पहले लेकिन जैसे एपी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट एपी रहती है, सेम यहाँ पे भी आएगा इंक्रीजिंग जीपी। तो तुम ही बताओ इंक्रीजिंग जीपी के लिए आर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन सोच समझ के बताओ अब, क्योंकि इसमें पावर में ग्रेटर चीजें देन आने 1। वाली है। इंक्रीजिंग जीपी के लिए आर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन ग्रेट 1 है कि नहीं। कोई मतलब आर को 1 से बड़ा ले लो, अब उसकी पावर हम बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसका मतलब जीपी के टर्म्स की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। फिर उसके बाद कांस्टेंट जीपी, कांस्टेंट जीपी बताओ आर क्या ले, इक्वल टू 1। आर इज इक्वल टू 1, आर की जगह पे 1 ले लो और उसकी पावर तुम कुछ भी लो, 1 ही आने वाला है, तो कांस्टेंट जीपी मिलेगी एक तरीके से। मतलब कोई भी कांस्टेंट सीक्वेंस एपी भी तुम उसको बोल सकते हो, उसको तुम जीपी भी बोल सकते हो। ठीक है, एपी अगर बोलना है तो कॉमन डिफरेंस 0, जीपी बोलना है तो कॉमन रेशियो 1 बोला जा सकता है उसको। फिर उसके बाद है डिक्रीजिंग जीपी, तो डिक्रीजिंग के लिए आर कैसा होना चाहिए, स्मॉलर देन 1। ग्रेटर देन Between 0 0 and स्मॉलर 1। देन 1। ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन 1, ये होना चाहिए, क्योंकि अगर निगेटिव ले लिया तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, तो उसको हम डिक्रीजिंग कह सकते हैं क्या, नो सर। नहीं कह सकते हैं। तो बाद में वही है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग और नॉर कांस्टेंट, वो समझ जाना वहां पे। तो उसके लिए आर कैसा होना चाहिए, लेस देन 0, Less than 0। तो उसमें अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, पावर इवन आएगी तो प्लस, पावर ऑड आएगी तो माइनस, अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो। ठीक है, तो लैंग्वेज में ये गिवन रहता है कि इंक्रीजिंग जीपी है और आर की 2-3 वैल्यूज आती है, तो हमें वहां पे कौन सी वैल्यू लेनी है आर की, तो ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू लेनी है। सेम डिक्रीजिंग और ऐसे भी यूज किया हुआ रहेगा वहां पे। सर हाँ
सर वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग तो कांस्टेंट होगा, फिर वो r इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं होगा फिर वो? मैंने बोला ना, वो समझ लेना ना यहाँ पे। लिख लो फिर, यहाँ तुम सुनते नहीं हो रहे चीजें। मैंने बोला कि नहीं, कांस्टेंट का नाम लिया मैंने ये बताते वक्त, समझ जाना कि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो तुम ऐड करो, नाइदर इंक्रीजिंग कॉमा कांस्टेंट कॉमा नॉट डिक्रीजिंग, ऐसे लिखो तुम, लिखो। यस सर। और आज मार्क जुकरबर्ग प्रेजेंट है या नहीं है? हाँ है। वैसे कल क्यों लीव कर दिया था मीटिंग, निर्मिति? थे ना तुम स्टार्टिंग में? कल कल स्टार्टिंग में थे, बाद में सर, I was there. सर, थोड़े नेटवर्क इश्यूज थे। ठीक है। और तुम जब घर पे बातें कर रहे थे, पता नहीं घर वाले कर रहे थे, तुम माइक ऑन था तुम्हारा, तो सॉरी सर। मार्क जुकरबर्ग की बातें चल रही थी वहां पे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, ठीक है? पढ़ते वक्त तो ये मत कुछ मत करना, ये बाद में कर सकते हैं, ठीक है? चलो, तो लिख लिया सब लोगों ने ये? यस। चलो अब इसके क्वेश्चंस लिखते हैं। पहले आसान से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे। तो लिखो इसमें अब क्वेश्चन। If first term of GP is 7, if first term of GP is 7 and its nth term is 448, and sum of first n terms is 889, then find the fifth term of GP. जल्दी से सॉल्व करो इसको। हाँ सही है अभिषेक।
हाँ सही है आर्या, तनिषा। बाकी लोग भी जल्दी करो। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन है यहाँ पे। एक वेरिएबल, वैसे 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस कहाँ, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस, आर एन एन। हाँ सही है ओजस। आज कौशल नहीं है क्या? स्टार्टिंग में तो दिखा था। हाँ सही है अनुष्का। चलो ठीक है, तो देखो यहाँ पे बाकी के लोग, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 7 है, nth टर्म क्या है 448 है। तो ये देख लो Tn इज इक्वल टू क्या रहता है, a इंटू आर की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू ये 448 आएगा। तो a तो 7 है, r की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 448। तो r की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 64 आ जाएगा। ठीक है, ये 64 आ जाएगा, तो इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं। अब उसके बाद Sn का फॉर्मूला क्या रहता है, a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल टू 889 है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 128 आ जाएगा, ये सेकेंड। तो इन दोनों से हमें अब आर एन एन की वैल्यू बतानी है। तो क्लियरली अब सर इसको देखो, 127। 127 आता है ना? 127 आएगा क्या? हाँ 127, 127 आ जाएगा। ऊपर में तो सही है ना, 7 ये 2, हाँ 64। हाँ सर 64 बराबर। तो ये 127 आएगा। अब इनको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का सर वो आर रेस टू एन को 64 हाँ आर ले बस, सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से आर की पावर एन, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, आर की पावर एन अपॉन आर लिख सकते हैं, बोलो, आर की पावर एन अपॉन आर। तो यहाँ पे आर की पावर एन अपॉन आर लिखेंगे तो आर की पावर एन कितना आ रहा है, 64 एन आ रहा है, 64 आर है कि नहीं। ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं आर की पावर एन अपॉन आर इज इक्वल टू 64। तो आर की पावर एन इज इक्वल टू 64 आर, ये 64 इंटू आर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसी की हेल्प से देखो अब इसको सॉल्व करने वाले फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमें आर की पावर एन माइनस वन पता था, तो यहाँ पे या आर की पावर एन की जगह पे क्या आ जाएगा, 64 आर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल टू 127। तो यहाँ से आर निकालोगे तो 127 आर माइनस 127, तो यहाँ से 63 आर इज इक्वल टू 126, तो आर इज इक्वल टू 2। तो फिफ्थ टर्म जब निकालेंगे तो वो बहुत इजीली निकल जाएगी, T5। तो यह आ जाएगी a इंटू आर की पावर 4, दैट इज 7 इंटू 2 की पावर 4, तो ये 112 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये?
जा सकते हो अभिषेक उस तरीके से, r इंटू लास्ट टर्म माइनस ए अपॉन r माइनस 1, लेकिन वो फॉर्मूला हर जगह लग जाए वो भी नहीं, हमें बार बार थोड़ी ना लास्ट टर्म गिवन रहेगी, तो इसकी वजह से उसके ऊपर थोड़ा ये, तो इसी से चलेंगे, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, बस सॉल्विंग में थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें कि कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन से। तो सर हाँ सर बोलो। इसमें हम जो सेकंड इक्वेशन है उसमें डायरेक्टली आर पावर n माइनस 1 में 64 पुट करके भी कर सकते थे ना? हाँ तो r की पावर n माइनस 1 पहले बनाना तो पड़ेगा। सर वो ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में हमने कर दिया था r ना वो। कॉमन ले लो, फिर ऐसे कर सकते हो, ठीक है। r की यस पावर सर। n माइनस 1 बनाना है ना थैंक यू हमें, सर। क्योंकि उसी की वैल्यू हमें 64 पता है, तो यहाँ पे r की पावर n माइनस 1 बनाने के लिए r को कॉमन ले लो, तो r की पावर n माइनस 1 बन जाएगा, या तो ऐसे सोचो, कैसे भी जाओ, r की वैल्यू क्या आने वाली है लास्ट में 2, ठीक है। यस सर। तो ये 5th नंबर की टर्म हो गई, इसकी क्या 112। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हो गया सभी लोगों का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है s इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, then find the sum of फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, एंड सेकेंड में इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज। इसमें इनफाइनाइट टर्म वैलिड रहेगा क्या, इनफाइनाइट सम बताओ, इनफाइनाइट टर्म्स का सम, यस सर। टर्म्स ऑफ द सीरीज। पहले तो यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये क्या है, एपीए जीपीए क्या है, तो तुरंत सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे, थर्ड को सेकेंड से डिवाइड कर रहे, तो 1/2 ही आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, जीपी है। तो फटाफट बताओ दोनों का आंसर। इसको कैलकुलेट वगैरह करने की कोशिश मत करना, पहले वाले को, वो 2 के पावर में ही रहने दो उसको एज इट इज, ठीक है। बस इसको सॉल्व करो तुम, इसका आंसर बता सकते हैं हम, ठीक है, रैशनल फॉर्म में। ऊपर वाले को जो 2 के पावर में आ रहा है वैसे ही लिखो। सही है सेकंड का अभिषेक, सही है फर्स्ट का अभिषेक। सही है आर्या, सही है तनिषा। यहाँ पे देख लो पहले का आंसर,
तो इसमें कॉमन रेशियो बताओ कितना है। फर्स्ट टर्म तो 1 है, कॉमन रेशियो 1/2 है, एंड पहले 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो S20, तो यह आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म A, फिर उसके बाद कॉमन रेशियो की पावर में मीन्स 1/2 की पावर में नंबर ऑफ टर्म्स 20 -1 अपॉन 1/2 -1, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे में 1/2 -1 तो -1/2, तो ये आ जाएगा -2 इंटू 1/2 की पावर में 20 -1। अब यहाँ से माइनस जब बाहर लेंगे तो 2 इंटू 1 - 1/2 की पावर 20, तो ये इसका आंसर इस तरीके से ऑप्शन में मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, सेकेंड के लिए अब क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो पता है 1/2 है, तो जो S इंफिनिटी आएगा 1/1 - 1/2, तो यहां से इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इनफाइनाइट जीपी का सम इस सीरीज के लिए वो कितना है, 2 है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If sum of an infinite geometric series with positive terms is 3, with positive terms is 3। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं ये, sum of an infinite geometric series with positive terms is 3 and sum of their cubes is 27/19, then find the common ratio of the series. मतलब इनफाइनाइट जीपी का सम 3 है एंड उसी में अगर उसके टर्म्स का हम क्यूब करेंगे तो उसका सम है 27/19, तो हमें कॉमन रेशियो बताना है, तो जल्दी करो। सर सम ऑफ देयर क्यूब्स मतलब टर्म्स के सारे क्यूब। हाँ, टर्म्स का, सारे टर्म्स के क्यूब का सम। तो आर बताओ क्या आएगा।
हाँ सही है अभिषेक, बाकी लोग भी जल्दी करो। सर सम ऑफ क्यूब्स क्या था? 27/19। ओके सर। सही है आर्या। नहीं यश, कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से करो, कैलकुलेशन है बस, फॉर्मूला तो हमें पता है। अब दो वेरिएबल दो इक्वेशन, उसको सॉल्व कैसे करना है सो देख लो। नहीं हो जस्ट कुछ मिस्टेक हुई है, 2/3 आता है, 1/3 नहीं। ओके चलो कोई नहीं, बाकी लोग भी सॉल्व करो, सभी लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आंसर आ जाए इसका। सही है तनिषा, स्पीड बढ़ाओ तनिषा, ठीक है। सही है अनुष्का। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, मान लो जो सीरीज है वो है हमारी AR, मतलब ये सीक्वेंस है, सीरीज में तो सम आता है ना, तो अभी सीक्वेंस ये है AR², तो चला जा रहा है इंफिनिटी तक। तो इसमें जब हम इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम लिखेंगे तो वो कितना गिवन है हमें, और पॉजिटिव टर्म्स है, इसका मतलब A भी पॉजिटिव है ना, R भी पॉजिटिव होगा, तो A/1 - R ये हमें गिवन है 3, ठीक है। तो ये फर्स्ट है। अब उसके बाद इनके क्यूब्स का सम, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, A³ इंटू R³ × इनका सम, मतलब इसमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमें गिवन है, ये अब गिवन है, इसको S1 S2 नाम दे देते हैं ताकि ऐसे इंफिनिटी कंफ्यूजन हो जाएगा। ये समझ जाना कि ये इनफाइनाइट टर्म्स का ही सम है, पहले वाले जीपी का या दूसरे वाले का। तो अब इसमें कॉमन रेशियो क्या है बताओ, इसमें कॉमन रेशियो क्या है, R³ फर्स्ट टर्म A³ है,
कॉमन रेशियो आर क्यूब है, और ये हमें गिवन है 27/19 सेकेंड। तो यहां से जो ए आएगा वो कितना है, 3 इंटू 1 माइनस आर, तो उसको यहाँ पे पुट कर देना है बस। तो वो 3 इंटू 1 माइनस आर का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये आने वाला यहाँ पे ये ए की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, तो 27 इंटू 1 माइनस आर का क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 27/19। तो 27 गया। अब ऊपर वाले नीचे वाले को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स आते 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वेयर, यही आएंगे ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब से। तो ये देखो एक 1 माइनस आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर में 1 माइनस आर का स्क्वायर, तो इंटू में 19, तो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू 19 इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक्सपांड करेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। तो 19r स्क्वायर माइनस 38r प्लस 19 इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। एक तरफ लेके आ जाएंगे तो 18r स्क्वायर माइनस 39r प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 9r स्क्वायर, एक मिनट 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 6 36 एंड 9 4 जा, तो मतलब इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो दो फैक्टर्स आने वाले हैं 2r माइनस 3 एंड 3r माइनस 2, ये दो आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद r इज इक्वल टू 3/2 एंड 2/3। लेकिन 3/2 हो सकता है क्या r, बताओ? नो सर। नो सर। नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सीरीज कैसी है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जीपी है ये। इनफाइनाइट जीपी में r 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये गया r इज इक्वल टू 2/3। तो ये आ रहे हैं, क्लियर? तो लिख लो इसको जल्दी से। सर एक बार पिछली स्लाइड दिख। ठीक है, ये जल्दी से लिख लो। हो गया? किसी का बाकी है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आवाज आ रही ना मेरी या अटक रही है? नो सर, आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, an infinite GP
has first term and infinite GP has first term x and sum 5 has first term x and sum 5, then find x. जल्दी करो. Then find x. In terms of R? नहीं. अब क्या करोगे देखो. इंटरवल आएगा आंसर में, मतलब इंटरवल के फॉर्म में आएगा x. समझ में आ गया ना करना क्या इसमें अब, या नहीं लग रही है हिंट? इनफाइनाइट जीपी है. समझ गया सर. जल्दी करो अब, बताओ. क्लोज नहीं आएगा तनिषा, ध्यान रखना. क्लोज तो नहीं आएगा. नहीं हो जस. हाँ ये सही है आर्या. एक गलती है इसमें अभिषेक, ध्यान से देखो. नहीं आशीष. अथर इसमें एक गलती है. तनिषा सही है. यश एक गलती है. मल्हार एक गलती है उसमें. ध्यान से देखो, कंडीशन को ध्यान से ऑब्जर्व देखो. वहां पे इनफाइनाइट जीपी के लिए आर क्या होता है? आर क्या 0 हो सकता है क्या? नो सर. नो सर. तो जो तुमने लिखा है ना, हाँ अब सही है. अब सही है यश, अभिषेक. तो देख लो यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी का सम होता है फर्स्ट टर्म, मीन्स यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स है, इसका कॉमन रेशियो आर ले लेते हैं, तो इज इक्वल टू 5 है. तो यहाँ पे x/5 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस आर एंड r इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस x/5. ये अब यहाँ पे क्योंकि ये इनफाइनाइट जीपी है, तो ये 1 माइनस x/5 जो है वो लाई करेगा -1 to 1 के बीच में, एक्सेप्ट 0. 0 नहीं हो सकता है वो. ठीक है. फॉर इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी आर जो होगा वो कैसा होना चाहिए?
r should be greater than -1 less than 1 and r not equal to 0, ये होना चाहिए था, क्योंकि r 0 हो ही नहीं सकता ना, जीपी में कॉमन रेशियो कभी 0 नहीं हो सकता है। तो ये है, तो इसकी हेल्प लेंगे अब। तो यहाँ पे ये 1 - x/5 इसके बीच में लाई करेगा, 1 - x/5 आएगा -1 to 1, यहाँ पे इधर लेके चले जाएंगे 1 को, तो ये -2, ये -x/5 एंड ये 0 बन जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये 2 एंड अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10, ये 0, तो x बिलोंग्स टू r ही है। एंड उसके बाद और क्या नहीं होना चाहिए, 1 - x/5 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से x नॉट इक्वल टू 5, तो दोनों को जब कंबाइन करके आंसर लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू 0 to 10 ओपन एक्सेप्ट 5। क्लियर है? यस सर। तो ये ध्यान रखना, ये एग्जैक्ट आंसर है x का। क्लियर है समीक्षा, अनुष्का? तुमने 0 to 10 ही लिखा है। मल्लार, यस अथर, सर। ये सर। चलो ठीक है, सर, एक बार नेक्स्ट। पिछली स्लाइड दिखाओ ना, हाँ एक बार पिछली स्लाइड दिखाओ ना। हाँ, कोई डाउट है किसी को इसमें? नो सर। अभी तो हम सिर्फ ये प्योरली जीपी के ही क्वेश्चंस ले रहे हैं। जैसे हम जीपी की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो मिक्स क्वेश्चंस एपी जीपी के देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर फोकस उसी कंसेप्ट के ऊपर रहता है, मिक्स के ऊपर, उसी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हो गया ये? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से लिखो इसको। कंसिडर एन इनफाइनाइट जीपी, consider an infinite GP with first term A, and common ratio R, with first term A and common ratio R, if its sum is 4, and second term is 3/4, then find A and R. सही है अभिषेक? सही है तनिषा।
एक ही आ रहा है क्या? मतलब ए एन आर की एक ही पेयर आ रही है क्या, या दूसरी भी आएगी? सही है, दूसरी भी एक आएगी। वो तो तुमने जो बताया वो भी सही है, दूसरा भी एक आता है, 3,1/4 आता है। यस सर। हम्म, कुछ नहीं, दो वेरिएबल दो इक्वेशन बनते, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, जल्दी से करो बाकी लोग। हाँ सही है अनुष्का, ओजस से एक बार साइन देख लो पहले वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, कुछ नहीं था इसमें खास ऐसा, फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो आर है, तो पहला जो रिलेशन आएगा उसमें 1 a/1 - r = 4, ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। एंड सेकेंड टर्म है ए आर, वो कितनी है यहाँ पे गिवन 3/4, ये सेकेंड हो गया। तो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, या तो तुम ए में क्वाड्रेटिक बनाओ या आर में बनाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इनको सॉल्व करना है, तो ए की जगह पे 3/4 आर तुम पुट कर सकते हो, या आर की जगह पे 3/4 ए तुम पुट कर सकते हो, जो भी तुम चाहो। तो आर की जगह पे 3/4 ए पुट करेंगे, एंड यहाँ पे पुट कर देते हैं, = 4। अब एलसीएम वगैरह ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा a/4a - 3/4 अब ये 4 है ऊपर, मीन्स 4a² / 4a - 3 = 4, ये 4 गया, तो इसका मतलब a² = 4a - 3, इधर जब लेके आ जाएंगे तो ये आ जाएगा, दैट इज a = 1 एंड a = 3। तो a जब 1 होगा तो r = 3/4 आएगा, एंड a जब 3 होगा तो r आ जाएगा 1/4। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, टाइम हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस देखेंगे, मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, देन आगे बढ़ जाएंगे। किसी को कोई डाउट आज के इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, तो होमवर्क है हमारा डीपीपी नंबर A12 to A17, एंड नेक्स्ट वीक में हम वो क्वाड्रेटिक की एचएलपी भी डिस्कस कर लेंगे, पूरा फ्री टाइम रहेगा तो, ठीक है। मैं संडे के दिन तुम्हें बता दूंगा कि कब डिस्कशन होगा। एंड वो हाँ, एक पेपर भी अपना बाकी है, मेरे को याद नहीं आ रहा था, पेपर भी एक जो हुआ था क्वाड्रेटिक का, थोड़ा टफ बन गया, मतलब बनाया था मेंस का, उसका भी डिस्कशन रखते हैं, तो वो भी एक बार तुम लोग देख के रखो, ठीक है। तो उसका भी डिस्कशन रखते हैं, तो ये दो होंगे, और क्वाड्रेटिक फिर मतलब वो डीपीपी चलती रहेगी बाद में, इसके बाद नेक्स्ट वीक में तो नहीं करूंगा उसको डिस्कस, उसमें तुम सॉल्व करो उसको, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे क्लास में ही। बाकी एचएलपी एंड वो जो पेपर है वो नेक्स्ट वीक में किसी एक दिन डिस्कस कर लेंगे। सर हाँ बोलो। सर वो FOM1 का जो टेस्ट हुआ था उसके मार्क्स कब पता चलेंगे? अभी उनको क्या है, जे में भी टेस्ट लेनी मेरे को उसके ऊपर ही, तुम मत देना वो टेस्ट, है ना। जे में फिर से एक बार वही टेस्ट में लेने वाला हूँ, उन बच्चों का भी FOM1 कंप्लीट हो गया है, तो जिन्होंने वो टेस्ट दी है इस बैच में जो आए जे के बच्चे, उनको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर मिक्स दोनों का कंबाइन करके रिजल्ट दे दूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। हम्म, चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही है।
हाँ, सीक्वेंस सीरीज का कोई नहीं होमवर्क अभी, सीक्वेंस सीरीज का रहने दो, ठीक है।